नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023-24। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि फरवरी के लास्ट सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, जिसका टाइम टेबल जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बोर्ड परीक्षा के बारे में संपूर्ण न्यूज़ और मॉडल पेपर की वीडियो लगातार अपलोड हो रहे हैं। तो आपने यदि अब वो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जो मॉडल पेपर हमने अपलोड कर रखे हैं, तो जल्दी चैनल पर जाकर उनको भी देख लीजिए। आने वाले दिनों में हम प्रत्येक विषय के 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर अपलोड करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 3 है, यानी कि कुल 2 मॉडल पेपर आगे आपके अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उनको भी देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 3 जो कि आपके अभ्यास के लिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी पूर्णांक 80 नंबर का होने वाला। समय मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का। यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक यानी कि रोल नंबर आपको सबसे पहले लिखने होंगे। इसके बाद अगला है कि सभी प्रश्न हल करने वाले हल करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पुस्तिका में देना है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर आपको एक साथ लिखने हैं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व आपको प्रश्न का क्रमांक उसे लिखना है कि ये कौन से नंबर का प्रश्न है, उसको आपको पहले लिखना होगा। जैसे पहले सवाल का आप आंसर लिखें तो पहला लिखकर फिर यहाँ पर आप उसको खाली छोड़ सकते हैं, उसके बाद आगे आंसर शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं खंड है जिसमें निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है, जिसमें आपको कुल 12 वस्तुनिष्ठ सवाल देखने को मिलेंगे और सभी एक एक नंबर के सवाल हैं, यानी कि 12 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ सवाल आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सवाल है कि कौन सा शब्द एक प्रत्यय से नहीं बना है। इसमें आपको कुल 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिनमें 3 तो शब्द हैं जो एक प्रत्यय से बने हुए, लेकिन एक शब्द है वो एक प्रत्यय से नहीं बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसिक, दैविक, कठिन या नैतिक। तो मानसिक में एक प्रत्यय हैं, दैविक में भी एक प्रत्यय हैं और नैतिक में भी एक प्रत्यय हैं, लेकिन कठिन में एक प्रत्यय नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है दूसरा कि उल्लेख का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। उत धन लेख उल्धन लेख उल्धन लेख। तो इसमें आपके उत धन लेख होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा, जो कि उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। त का यहाँ पर ल हो जाता है। अगला है कि तीसरा सवाल, कवि का सौपन कैसा था? प्रेम से परिपूर्ण, दुविधा से पूरित, द्वेष से भरा या बहुत लंबा। तो कवि का सौपन था वो प्रेम से परिपूर्ण था, आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। ये सभी आपके पाठ्य पुस्तक के सवाल हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है? बस्से के रूप में, घोड़े के रूप में, बगुले के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने बादल का मानवीकरण बस्से के रूप में किया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर राइट होगा। अगला सवाल है कि कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है? दूसरों को, पेड़ को, स्वयं को या पौधों को। तो कवि ने बांस और बबूल स्वयं को कहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि तार सप्तक का क्या अर्थ है? आपको तार सप्तक का अर्थ बताना है। सरगम को सम स्वर में गाना, सरगम को निम्न स्वर में गाना, सरगम को ऊंचे स्वर में गाना या सरगम को मध्यम स्वर में गाना। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। 4 में से आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा, जिसमें है कि सरगम को ऊंचे स्वर में गाना। यहाँ पर आप ऑप्शन स राइट कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कि लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? संस्कृति को, असंस्कृति को, लालची प्रवृत्ति को या सभ्यता को। तो लेखक ने असभ्यता की जननी असंस्कृति को कहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह यतीन्द्र मिश्र का नहीं है? यानी कि आपके कुल 4 काव्य संग्रह दिए गए, जिसमें से 3 तो यतीन्द्र मिश्र के हैं, लेकिन एक काव्य संग्रह जो कि यतीन्द्र मिश्र का नहीं है, उसको आप बताना होगा। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योटी पर आलाप और चौथा है कि धूप के दान। तो इसमें धूप के दान है वो यतीन्द्र चंद्र का नहीं, यतीन्द्र मिश्र का नहीं है, और तीनों बाकी यतीन्द्र मिश्र के हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। अगला है कि यशपाल को जेल क्यों हुई थी? चोरी के कारण, मारपीट के कारण, क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण, नशे के कारण। तो यशपाल को जेल चोरी के कारण हुई थी, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह स्वयं प्रकाश का नहीं है? इनमें भी आपको 4 कहानी संग्रह बताए गए, जिसमें 3 तो स्वयं प्रकाश के हैं, लेकिन एक नहीं है, जिसमें आप देख सकते हैं सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, तरक का तूफान, आएंगे ऐसे दिन। जिसमें आपकी राइट ऑप्शन होगा तरक का आदमी, जो कि स्वयं प्रकाश का नहीं है, बाकी तीनों ही स्वयं प्रकाश के हैं। अगला है कि गंतों का क्या अर्थ है? जिसमें जलाशय, सोरठी, पहाड़, पठार 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, जिसमें गंतों का अर्थ होगा पहाड़, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 6 राइट है। अगला है कि मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ की विधा क्या है? उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध। जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ की विधा है कहानी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 6 राइट, सॉरी इसमें आपके मैं क्यों लिखता हूँ इसका विधा होगी निबंध, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। इसके बाद यहाँ पर उत्तर तालिका आप देख सकते हैं, जहाँ पर खाली हैं, यहाँ के उत्तर नहीं बताए गए हैं, लेकिन इसकी संपूर्ण उत्तर
तालिका आपको इसी वीडियो के लास्ट में आंसर की बता दी जाएगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। जहाँ पर छोटे क्वेश्चन है इसके आंसर मैं अभी यहाँ पर बता दूंगा, और जो बड़े क्वेश्चन है इसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में आंसर की ऐड कर दी जाएगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसके बाद आगे है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल आपको 7 रिक्त स्थान दी गई है और सभी एक एक नंबर की हैं, यानी कि 7 नंबर की आपकी रिक्त स्थान आने वाली हैं। यहाँ पर पहला रिक्त स्थान आप देख सकते हैं कि पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल आदि उदाहरण संज्ञा के, यानी किस संज्ञा के ये उदाहरण है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। यहाँ पर आप जातिवाचक लिख सकते हैं कि पर्वत है, नदी है, नगर हैं, पक्षी हैं, फूल हैं आदि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, जिसमें पर्वत एक जाति है, नदी एक जाति है, नगर एक जाति, यानी कि ये सभी जाति हैं। यदि इसमें से आपको कुछ नाम पूछ लिए जाते थे जैसे हिमालय पर्वत, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर पर्वत, नदी, नगर, पक्षी पूछे हैं तो यहाँ पर आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला है कि जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसकी ओर संकेत करते हैं, तो वे निश्चित संकेत करते हैं, तो यहाँ पर आपके निश्चित आएगा कि जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया, इसमें आपको क्रिया बतानी है, तो कौन सी सकर्मक क्रिया या अकर्मक, तो इसमें सकर्मक क्रिया आएगी कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है। अगला है कि वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उन्हें कौन से प्रत्यय कहते हैं, तो वे कर्दंत या कर्त प्रत्यय कहलाते हैं, जो यहाँ पर आप कर्दंत या कर्त लिख सकते हैं। अगले रिक्त स्थान आप देख सकते हैं जो कि पांचवी के व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से योग होने को कौन सी संधि कहते हैं, तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर आप व्यंजन संधि लिख सकते हैं। इसके बाद छठा है कि वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, तो उन्हें कौन से प्रत्यय कहते हैं, जो कि स्वतः और सट्टा रिपीट हो गए हैं, इसको कर्दंत प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है तीसरा, जिसमें आपको अपठित गंध्यास दिया गया है। गंध्यास को पढ़कर आपको प्रश्नों का उत्तर देने हैं, जहाँ पर आप पूरा गंध्यास आराम से पढ़ सकते हैं। आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और ताकत के साथ समाज में दिखाई देने लगी है। इसमें आधुनिक समय में नारी के बारे में बताए गए हैं, जिसमें आप सवाल पूछे गए, आप सभी सवालों का आंसर दे सकते हैं। सभी सवाल एक एक नंबर के और ये अति लघुत्तम सवाल है, यानी कि आपको एक लाइन में इसके आंसर देने हैं। जिसमें पहला सवाल है कि प्रस्तुत गंध्यास का आपको शीर्षक बताना है, तो इस गंध्यास का होगा आधुनिक नारी या साहसी नारी, कुछ भी आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। इसी तरह यहाँ सभी सवालों का आंसर आपको इसी वीडियो के लास्ट में आंसर की बता दी जाएगी, उस आंसर के अनुसार आप कर सकते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सवाल देख सकते हैं। इसके बाद चौथा सवाल है जिसमें आपको पन्यास को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने हैं, तो आप पन्यास को आराम से पढ़ सकते हैं, जिसमें कुल 7 सवाल है, सभी एक एक नंबर के सवाल है। फिर आता है खंड ब, जिसमें आपको लघुतरात्मक प्रश्नों का उत्तर देने हैं, यानी कि 40 शब्दों में आपको उत्तर लिखने हैं और प्रत्येक सवाल 2-2 नंबर के हैं। इसमें कुल आपके 7 क्वेश्चन देखने में मिलेंगे, जो सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चनों को आराम से देख सकते हैं, जिसमें 8वां सवाल है कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगाकर याद कीजिए। इसके बाद अगला सवाल है 9वां सवाल, जिसको है माता का अंसल पाठ में निहित संदेश को अपने शब्दों में आपको लिखना है। 10वां है कि एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में लिखना है। 11वां सवाल है कि तूल देना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तूल देना यानी कि किसी बात को व्यर्थ में बड़ा सदा कर कहना, यानी आजकल अखबार वाले कोई भी छोटी मोटी बात होती है उसको बड़ा सड़ा कर कह देते हैं, यानी कि तूल दे देते हैं। हाँ, तूल देने का अर्थ होता है कि किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। इसके बाद अगला है खंड स, जिसमें आपको पठित गंध्यास दिया गया है, यानी कि आपके ये पाठ्य पुस्तक में से गंध्यास दिया गया है, जिसमें कुल आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है, यानी अति लघुत्तम सवाल है, जिसमें आप चारों के आप आंसर दे सकते हैं। 2 गंध्यास है, दोनों में से आपको एक करना होगा, यानी कि अथवा वाले सवाल है। इसके बाद 13वां, जिसमें आपको पठित पन्यास है, ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में से आया गया है। इसमें भी कुल 4 सवाल है, सभी के आप आंसर दे सकते हैं, दोनों में से आपको ये कर सकते हैं। 14वां सवाल है कि लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई, अथवा हालदार साहब को सरकंडे का चश्मा मूर्ति पर लगा देख भावुक होने का कारण क्या रहा होगा, स्पष्ट करना है। इसके बाद अगला है कि फसल कविता में निहित मूल भाव को आपको व्यक्त करना है, या उत्साह कविता केंद्रीय भाव लिखना है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कीजिए। लास्ट खंड है जो कि द खंड है, जिसमें आप देख सकते हैं निराला के बहुआयामी कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखना है, अथवा लेखक शिवम प्रकाश के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के बारे में लिखना है, यानी कि आपकी ये कवि परिचित आएंगे, दोनों में से आपको ये कर सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, इसके आंसर आप कम से कम 12 से 14 लाइन में लिख सकते हैं। इसके बाद 17वां सवाल है, जिसको आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए शक्कर को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी, अथवा हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है। इसके बाद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना है। 300 शब्दों में आपको निम्न लिखना होगा, जो कि आपके 7 नंबर का क्वेश्चन है।
चार निबंध दिए गए, चारों में से आप कोई एक लिख सकते हैं। राष्ट्रीय विकास में नारी की भागीदारी, बढ़ती महंगाई एक विकराल समस्या, फैशन की व्यापकता और उसका दुष्प्रभाव, जीवन की वह चिरस्मरणीय घटना। इन चारों में से आप कोई एक लिख सकते हैं और इसके आपको 300 शब्दों में लिखना होगा, यानी कि कम से कम 2 पेज में आपको इसको आंसर लिखना होगा। इसके बाद 1900 सवाल है जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा का कक्षा 10वीं का छात्र रितेश मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेलकूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा आप आगरा निवासी मनोहर हैं, अजमेर में अध्ययन कर रहे अपने छोटे भाई प्रभाकर को पत्र लिखना है, जिसमें अध्ययन के साथ साथ खेलों में भी भाग लेने की सलाह देनी है। इसके बाद 20वां सवाल है जिसको आप देख सकते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आपको विज्ञापन लिखना है, यानी कि आज के सेशन का लास्ट सवाल है। अथवा आपकी बड़ी बहन ने संगीत सिखाने की एक संस्था खोली, इसके लिए आपको विज्ञापन लिखना है, यानी कि आपको उसमें विज्ञापन लिखना होगा। और 4 नंबर का आपके क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप विज्ञापन लिख सकते हैं। इसके बाद इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं, तो ये रही आपकी आंसर की। यहाँ पर मॉडल पेपर 3 खंड, जिसमें आपके सबसे पहले जो बहुविकल्पात्मक सवाल थे उसके आंसर बताए गए हैं, तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद रिक्त स्थानों के आंसर है। इसी तरह यहाँ पर सभी सवालों के आप आंसर आराम से देख सकते हैं। खंड ब के आंसर हैं इसमें, यहाँ पर जो कि लघुत्तरात्मक सवाल थे, कुछ 7 सवाल थे। इसके बाद खंड स के आप आंसर देख सकते हैं, जिसमें अथवा वाले सवाल हैं। इन सभी दोनों के आंसर आपको दिए गए हैं, अथवा वाला के दिया गया और ऊपर वाले के दिए गए, यानी कि इसके बाद खंड द है जिसमें आपको निबंध, सबसे पहले कवि परिचय वाला था, तो यहाँ पर कवि परिचय वाले का आंसर दिया गया है, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। फिर निबंध वाले के सवाल है जिसमें आपको एक विषय पर निबंध यहाँ पर लिख कर बताया गया है, बाकी 3 विषयों पर निबंध नहीं लिखा गया है। इसके बाद जो आपके प्रार्थना पत्र था उनको दोनों को ही बताया गया है यहाँ पर, और लास्ट में आपके जो विज्ञापन था, विज्ञापन भी दोनों के बताए गए, तो यहाँ पर आप दोनों विज्ञापन आराम से देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।